हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों ये पॉलिटी दोस्तों घटना चक्र का प्रभावलोकन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इसका। और देखिए दोस्तों, अभी तक में हम इसका दोस्तों चैप्टर जो कंप्लीट किए हुए हैं दोस्तों, ये टोटल अभी तक में दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। टोटल 28 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स वो है दोस्तों उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी तक हमारे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने सेशन में फ्रेंड्स। देखिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। देखिए दोस्तों, यह सेशन इस सेशन में दोस्तों अभी तक में दोस्तों देखिए फ्रेंड्स 1990 से लेके अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग करेंगे दोस्तों। और इस सबसे पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा, उस बेस पर जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में बने हैं दोस्तों, टोटल क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका थ्योरी देखिए। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है दोस्तों। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि यह विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है दोस्तों। यह अनुच्छेद 231 में संसद को पावर दिया गया दोस्तों। और अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता की अपवर्जन कर सकेंगी। और अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के अनुसार। और अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा दोस्तों। 15 भी अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्य कर होंगे तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 217 के 2 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद के लिए वही योग्य हैं जो भारत के नागरिक हैं। और 1 नंबर में ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। और सेकंड है ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद 202 के 3 के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। और जबकि उनके पेंशन अनुच्छेद 112 के 3 के घ के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है। और देखिए फ्रेंड्स, जब ये रिटायर कर जाते हैं तो रिटायर करने के बाद दोस्तों ये इसका भारत के संचित निधि पर भारित हो जाता है इसका पेंशन। और अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अहित व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश एडिशनल जजेस के रूप में नियुक्त कर सकता है। तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अरहित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक की पद धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण सुप्रिंटेंडेंस
करने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 उच्च न्यायालय की संख्या 25 है तथा उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्य क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है और अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्रों में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, जिसे 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया तथा वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। संविधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 233 के 1 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। और अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों के किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है और इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रसन्न आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों में सुनवाई का अधिकार है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को सब देखते हैं दोस्तों। इसका देखिए सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन जो हम लोग का है निम्नलिखित में से भारत में, देखिए दोस्तों लास्ट क्या क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये याद रखिए आप लोग। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। दोस्तों सिविल और आपराधिक दोनों मामलों का सुनवाई दोस्तों ग्राम न्यायालय कर सकता है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न कोश में देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। दोस्तों सी देखिए फ्रेंड्स, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। अन्य सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों देख फ्रेंड्स, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स, ये उच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में अपर, एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 के 1 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। अनुच्छेद 224 के 2 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है। अनुच्छेद 224 के 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा।
उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं फ्रेंड्स। ये कहाँ से? राज्य के समेकित निधि से दोस्तों वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों, राज्य के संचित निधि से। संविधान के अनुच्छेद 202 के 3 के ग के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 के 3 के ग के तहत उन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है फ्रेंड्स? ये भारत के संचित निधि से दी जाती है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है दोस्तों? ये 62 वर्ष की होती है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले यह 60 वर्ष थी द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 2012 में विघटन के साथ यह व्यापक हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन से कथन सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन तीनों सही होगा दोस्तों। एक में दोस्तों भारत में 25 उच्च न्यायालय है, सही है। और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है दोस्तों। थर्ड है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है दोस्तों। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए हैं। 1986 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया है, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पटना में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी केवल 4 सही है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं, अतः केवल ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है फ्रेंड्स, इसमें नहीं दिया गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किस एक का क्षेत्राधिकार है दोस्तों? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही दोस्तों अंडमान निकोबार राज्य आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों पर है, ये उनका क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप और कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार और गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप और मद्रास उच्च न्यायालय दोस्तों तमिलनाडु और पुदुचेरी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है दोस्तों? तो ये बम्बई 1 से अधिक केंद्र शासित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है दोस्तों, बम्बई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल संघ राज्य क्षेत्र इसमें दोस्तों शामिल नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ इसमें उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य है दोस्तों, ये दोस्तों 3 है दोस्तों, 3। देखिए फ्रेंड्स, संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम में दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम
अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और मिजोरम आते हैं। तो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा आता है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों? इसमें से देखिए मणिपुर, इसमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों अपना उच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय का गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, 2 और 4 सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मेघालय और मिजोरम में दोस्तों 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए दोस्तों, मेघालय और मिजोरम में। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों हाईकोर्ट का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया है दोस्तों, मेघालय और मणिपुर त्रिपुरा में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है दोस्तों? ये दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय का और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दोस्तों अधिक बेंच है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, इसका कोलकाता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल एवं ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच शेष रह गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंचें हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है दोस्तों? ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार इसका नहीं है दोस्तों। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी ज्ञातव्य है कि संघ तथा राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का भी है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है दोस्तों। किसके अधीन होता है फ्रेंड्स? ये तब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के अधीन होता है दोस्तों। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के अधीन वह हो जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है, प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। तो प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। तो इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों के रिट्स की अधिकारिता में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक उच्च न्यायालय का प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है दोस्तों। रीट जारी की जाती है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। एक अधीनस्थ न्यायालय को ही वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। देखिए, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एक उच्च न्यायालय प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का
अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रीट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और अपने मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी अधिकार परीक्षा एवं विकल्प डी बंदी प्रतिषेध रीट से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी है कि याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है दोस्तों? तो उत्प्रेषण दोस्तों, उत्प्रेषण। देखिए फ्रेंड्स, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है और जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। प्रतिषेध प्रोहिबिशन देखिए, प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कथन पढ़िए, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्याय के व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कारण है दोस्तों इसका कि न्याय की सक्रियता वाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन इसका देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होगा। दोनों सही है मगर सही सॉल्यूशन व्याख्या नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन देखिए, कथन और कारण दोनों स्वतंत्र कथन के रूप में सही है किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों उपरोक्त सभी अधिकार आते हैं दोस्तों। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार तीनों आते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रिटेज निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें निकाल सकती है तो वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकार सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण देखिए दोस्तों, इसमें कथन पढ़िए सबसे पहले, भारतीय नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में, बिल्कुल सही है। और कारण देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है दोस्तों। फर्स्ट बोल रहा है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है दोस्तों, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन देखिए, अनुच्छेद 217 के 1 ख के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अतः कथन एक सत्य है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वो अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या पदाधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के साथ
में दोस्तों कथन तो गलत है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है अनुच्छेद 217 के 1 क के तहत। साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। देखिए और क्या बोल रहा है, असमर्थता सिद्ध कदाचार पे ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया कि तो अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया। ये दोस्तों न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। नेक्स्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का यह पहला मामला था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है दोस्तों, सत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट है दोस्तों। ये टाइटल सूट था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सत्वाधिकार मुकदमे टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है दोस्तों। तो ये दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों, ये राजीव गुप्ता बने थे दोस्तों। 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में से होने चाहिए दोस्तों। प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए दोस्तों। मतलब कि अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है फ्रेंड्स, ये दोस्तों न्यायमूर्ति HR खन्ना के रिपोर्ट में ऐसा था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 233 में आया है फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जजेज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिससे अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 232 का 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसन कर दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद 233 के क 234 235 तथा 236 में भी जिला न्यायाधीश का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, ये दोस्तों अधिकरण न्यायाधीश दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 236 के क के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ इसका सही है दोस्तों, कि न्याय की हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल। ये गलत है दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स सोल्यूशन इसका, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के तहत पुलिस हिरासत, पुलिस कस्टडी का तात्पर्य है कि अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी का या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में है तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। इसके विपरीत न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। नेक्स्ट, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार कथन 2 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा कि उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, लोक अदालत के बारे में देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका फिर देख लीजिए फ्रेंड्स। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रसम्य आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधि के ज्ञान रखने वाले सम्माननीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सिर्फ 2 सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ऑप्शन ए देखिए, यह अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ये गलत है। देखिए सॉल्यूशन इसका, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है दोस्तों। किसका? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया गया दोस्तों। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तथा न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार की न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये हाई कोर्ट यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे केंद्र राज्य संबंध। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को 1 लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।